हेलो दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड विषय के 75 प्रश्न को देखेंगे। बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न संग्रहित किए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं डीएलएड विषय के। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। और यहाँ आपको प्रश्न संख्या 76 दिखाई दे रहे होंगे। इसमें बाकी के प्रश्न जो ऊपर थे वो समान अध्ययन के थे। इसमें सिर्फ हम लोग डीएलएड विषय के प्रश्न को ही देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। कहने का मतलब, अगर एक कोई शिक्षिका है तो वो अपने जो वर्ग के छात्र हैं उसको आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। दूसरा है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी देकर। तो बार बार दोस्तों कि बच्चे को अगर ट्रॉफी या इनाम देने की बात किया जाएगा तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो दोस्तों, बच्चे में डर बिल्कुल ही पैदा नहीं करना है। बच्चे में डर पैदा प्रोत्साहित करने के लिए डर की बात, जैसे जिस भी ऑप्शन में आपको डर दिखाई दे तो समझ जाए ये निगेटिव ऑप्शन है, वो तो आंसर नहीं ही होगा। प्रतियोगात्मक परीक्षण, प्रतियोगिता भी दोस्तों नहीं करवानी है वर्ग कक्ष में आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। उनमें निपुणता पाने में उसमें क्या करना है, उसको व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में बच्चों का मदद करना है। इससे सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो प्रोत्साहित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 76 को। प्रश्न संख्या 76 है, देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल 76 नहीं 77 है, प्रश्न संख्या 77 बिल्कुल जो है समझ कर पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसका उत्तर जो दिया गया है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। दूसरा है प्रतियोगात्मक कक्षा। तो दोस्तों प्रतियोगिता की बात जैसे ही होगी, प्रतियोगिता की बात, तो आपको प्रश्न पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ अगर ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं। प्रतियोगिता की बात होगी तो वो ऑप्शन निगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। ये ऑप्शन क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। और ये ऑप्शन सही नहीं होते हैं। निरंतर तुलना की भी बात जिस ऑप्शन में होगी आप उसे भी कट कर देंगे। दंड की बात तो करना ही नहीं है। डीएलएड विषय में दंड की बात जैसे जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वो गलत हो जाएंगे। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जहाँ व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात होगी, अधिगम की बात जहाँ पर होगी वो ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन कहलाता है, पॉजिटिव ऑप्शन कहलाता है। और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा आपको पॉजिटिव ऑप्शन, डीएलएड विषय में पॉजिटिव ऑप्शन के साथ ही जाना है। प्रतियोगिता की बात जिस ऑप्शन में किया जाएगा वो निगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। तुलना की बात किया जाएगा तो निगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। और दंड की बात कहलाएगा तो वो भी निगेटिव ऑप्शन। तो दंड, तुलना और प्रतियोगिता ये तीनों निगेटिव ऑप्शन है दोस्तों। इसके साथ आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो यहाँ अगर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात की गई है तो वही एक पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन के साथ हमेशा डीएलएड विषय में जाना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको छांटेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उदाहरण देकर विद्यार्थियों को समझाया जाना, ये सही है दोस्तों।
आपको उदाहरण से परिभाषा के तरफ चलना है। पॉजिटिव ऑप्शन में आपको उदाहरण से, हमेशा बच्चे को जब आप सिखाते हैं तो पहले आपको बच्चे को उदाहरण देना होता है, उसके बाद आप परिभाषा बताएं तो बच्चे जो है बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो बच्चे को पढ़ सिखाने के लिए क्या करना है, आपको पहले उदाहरण क्लास में पेश करना। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। देख लेते हैं अन्य ऑप्शन पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। अन्य विकल्प है, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना है, दंड का उपयोग। दोस्तों जैसे ही दंड देख लें वो ऑप्शन निगेटिव हो जाता है। तो दंड की बात बिल्कुल ही नहीं करना है क्लासरूम में, दंड तो आपको बच्चे को देना ही नहीं है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। पुराने प्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है याद करने की जैसे ही बात आएगी तो आप बच्चे को याद करवाना नहीं है, बच्चे को क्लासरूम में ही सिखाना है। वर्तमान शिक्षा नीति जो है वो आपको कहती है कि बच्चे को क्लासरूम में सिखाना है, ना कि उसको रटवाना है, याद करवाना है। तो याद करवाने की बात जिस ऑप्शन में कही जाएगी वो निगेटिव चला जाएगा, उन्हें आपको छोड़ देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, विद्यार्थियों को क्या करना, उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। वयस्का अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व समय, ये तो होगा ही नहीं, जन्म से पहले बच्चे का भाषा का विकास कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। मध्य बचपन का समय, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन का समय, दोस्तों प्रारंभिक बचपन का समय यही सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर प्रारंभिक बचपन का समय। वयस्का अवस्था भी नहीं होगा दोस्तों। प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है जब बच्चा बोलना सीखता है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था जब बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार में जो उसके माता पिता बोलते हैं उसी भाषा को सबसे पहले बच्चा जो है वो सीखता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का जो समय है वही जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा भाषा विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 80 नंबर। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। एक 6 साल की लड़की है जो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। जो 6 साल की बच्ची है वो खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा तेज है। उसके माता पिता दोनों ही क्या है? खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, दूसरा है अनुशासन और पौष्टिकता, तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण, और चौथा ऑप्शन कहता है वृद्धि और विकास। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के माता और पिता दोनों क्या है? खिलाड़ी है। तो जो माता और पिता का जीन जो है वो बच्चे में आता है। तो अगर किसी बच्चे के माता पिता काफ़ी टैलेंटेड होते हैं तो देखा गया है कि ज़्यादातर जो उसके संतान होते हैं उनमें माता पिता का जो आनुवांशिक गुण होता है वो आ जाता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण, अगर माता पिता अगर खिलाड़ी हैं तो उसके पास जो है खेलने का परिवेश जो है वो पहले से तैयार रहता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 81 नंबर का कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य,
समाजीकरण के गौण वाहक विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। जो निम्न समाजीकरण का गौण वाहक कौन हो सकता है? एक विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में उसको जैसा परिवेश मिलेगा बच्चा भी वैसा बनेगा, और पास पड़ोस से भी बच्चा सीखता है, पास पड़ोस से ही समाजीकरण का उनमें विकास होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण कौन सा है? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता मानसिक प्रारूपों का समायोजन। मानसिक प्रारूपों का समायोजन, तो ये गलत हो जाएगा। उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मक, ये भी गलत हो जाएगा। और संतुलन, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जो है अपने समाज से ही सीखता है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया के साथ आपको जाना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु, ठीक है, यहाँ देखते हैं विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा यदि आप ईमानदार हैं। कहा गया कि यदि आप ईमानदार हैं तो उनके माता पिता आप पर, तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं 83 नंबर का, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ये तो होगा नहीं। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। कानून और व्यवस्था अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन जो है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? इसका पहला ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास गलत हो जाएगा। दूसरा उत्तर है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, तो सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 85 नंबर देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे को सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका प्रथम विकल्प जो दिया गया दत्त कार्य, ठीक है। दूसरा विकल्प कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न निर्धारण कंपनियां, तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मौखिक प्रश्न। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो मौखिक कार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में
सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो 86 नंबर का ऑप्शन हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला कहता है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे जो है वो परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा क्या, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चे को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो फिर से इस प्रश्न को एक बार समझ लें। निम्नलिखित सभी कथन के अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर का सी नंबर, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे को अंक उपलब्धि। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है? गलत है। तो दोस्तों सही उत्तर इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 87 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। 87 नंबर ऑप्शन, 87 नंबर प्रश्न कहता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है यह क्या सुझाता है? तो विकल्प को पढ़ेंगे। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह क्या करे? ग्रहण करे। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा 87 का ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्षमता भाग और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। क्षमता भाग्य है, क्षमता क्या है? भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, गलत है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी, ये भी गलत है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपका ए नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्न विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? निम्न विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो इसका अब हम ऑप्शन पढ़ देते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? दोस्तों ये जो बुक है ये स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को संग्रहित किए गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसी बुक से आपको जो है जितने इसमें टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर से ये जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा है उसे क्वालिफाई कर सकें। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, सभी वीडियो को, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता बच्चे को रुचियों को ध्यान हो, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा है लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। तो 88 का सही उत्तर जो है दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा। ए बी और डी, यानी बच्चों की रुचियों को सिखाने में बच्चे की रुचि को क्या करना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या? लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, वैसा टॉपिक हो जो लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। और इसमें क्या? सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। टॉपिक जो है सबको आनंदित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो
तो और ये सी नंबर ऑप्शन जो है मूल्यवान सामग्री वाला, ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, यही तीनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है लिंग है। 89 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। लिंग है, लिंग क्या है तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है सहज गुण। लिंग जो है वो क्या है? सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, सामाजिक संरचना। लिंग जो है वो क्या है? एक सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न है लेव वैगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? फिर से मैं प्रश्न को पढ़ूं। लेव वैगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत, कौन सा संरचना सिद्धांत? समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक, समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? बच्चों के आकलन करने के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? तो अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। तथ्यों और आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, प्रत्यास्मरण के स्मरण का प्रश्न, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वस्तुपारक बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न, ये भी ऑप्शन गलत है। मानकीकृत परीक्षण, ये भी गलत है। सहयोगी प्रोजेक्ट, जो सहयोग करने की भावना है, सहयोगी प्रोजेक्ट को रखकर जो है बच्चों के आकलन को किस प्रोजेक्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट को आप बच्चों के आकलन में क्या देंगे? वरीयता देंगे। तो सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा है। एक शिक्षक है जो अपने घर के रद्दी सामग्री से बच्चे को उपयोगी वस्तु बनाने को कहा है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में पहला नंबर दिया है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कूड़े से श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता के विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना कि कौन सा बच्चा जो है सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता। कोई शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। क्या हो जाएगा? वर्गीकरण कौशल का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना नहीं, इसमें ए, बी और सी, ये सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। तो बच्चे को अगर शिक्षक विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन्हें पशुओं पर रंग भरने को कहता है, तो सृजनात्मकता का भी विकास होगा, अवलोकन का भी विकास करना होगा और वर्गीकरण कौशल का भी विकास करना। तो तीनों इसका ए, बी और सी तीनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुविधादाता की क्या है? एक, ये सभी लोग जानते होंगे, शिक्षक की भूमिका जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 कहती है कि आप एक सुविधादाता है, बच्चे का सुविधादाता है। ठीक है,
तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक कक्षा की भाषा शिक्षक अगर हैं आप, तो आपकी क्या भूमिका है? तो बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बिल्कुल सही बात है। बच्चे, अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करने के लिए तरह तरह के अवसर को जुटाना आपका कर्तव्य है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं और आप भाषा शिक्षक हैं तो बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास कैसे होगा, इसके लिए आपको तरह तरह का अवसर जो है उसको जुटाना है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ आपकी जो ये प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है इसको करवा सकूं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है वो काफ़ी मोटिवेट करता है दोस्तों, इसलिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना है। ऑप्शन को पढ़ेंगे, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे कभी भी विद्यालय पर भार नहीं होते हैं। ठीक है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और अवधारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इस ऑप्शन पे हम लोग विचार करते हैं कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक वैकल्पिक काल्पनिक लक्ष्य ये गलत हो जाएगा। जिनमें अक्षमता न हो उस बच्चे के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका उत्तर देखते हैं, रेडियो समाचार सूचना। रेडियो समाचार सूचना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। बिल्कुल सही, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी अगर बच्चे को आप सुनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से उसको सुनेंगे और उस पर उसका विचार प्रतिक्रिया जानना। तो सही उत्तर इसका यही हो जाएगा। यहाँ देखिए, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, बिल्कुल गलत है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। आप बच्चे को अगर कहानी सुनाते हैं तो बच्चे काफ़ी मंत्रमुग्ध होकर उस कहानी को सुनेंगे, फिर उससे उस कहानी पर उसकी प्रतिक्रिया को जानिए। तो यही पॉजिटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, तो अगर नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, यदि उसे उपयुक्त सुविधा, अगर कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है लेकिन उसे अगर उपयुक्त सुविधा, सुनने के यंत्र दिए जाए और उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चा अच्छा कर सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। गलत है। सभी बच्चे दोस्तों अपने आप में स्पेशल होते हैं, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। कमज़ोर तो समझना ही नहीं है बच्चे को। श्रवण असमर्थता वाले बच्चे विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बिल्कुल गलत है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं, बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा कि नियमित विद्यालय, अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित है और नियमित विद्यालय आ रहा है और उसे सारे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो वो अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। कौन सी विशेषता दोस्तों प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो 98 का अब हम लोग ऑप्शन पे विचार करते हैं कि वह बहुत ही तुनुक मिजाज होता है,
कौन सी विषय, प्रतिभावान शिक्षा जो होता है वो बहुत ही तुनुक मिजाज होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह रस्मी व्यवहार करता है, हाथ थपथपाना डोलना, बिल्कुल गलत है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, गलत है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो इसका सही उत्तर देखते हैं कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु पर विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार देने की बात भी होगी तो गलत हो जाएगी दोस्तों। यह क्या, अपने विद्यार्थी प्रतियोगिता और प्रोत्साहन, प्रतियोगिता भी नहीं कराना, विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन से, अगर आप बच्चे को जो पढ़ाई का विषय वस्तु है उसे विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर अगर बताते हैं तो बच्चा जो है क्या करेगा, ज़्यादा अधिगम कर सकेगा, ज़्यादा सीख सकेगा। तो सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना है। अगर जीवन से जोड़ने, विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ने की बात जिस किसी भी ऑप्शन में हो जाएगा तो आप प्रश्न पढ़े बिना भी उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 75 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको डीएलएड विषय से पूछे जाएंगे। तो अगर आप डीएलएड विषय की तैयारी जो है अच्छे ढंग से करते हैं, सारे सेट्स को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है वो आपको डीएलएड विषय के ही पूछे जाएंगे। यानी 75 नंबर के जीके जीएस और 75 नंबर के प्रश्न जो है वो एक मुश्त आपको डीएलएड विषय से ही आने वाले हैं। तो आपको उस पर तो ध्यान देना ही है, जीके जीएस पर, और विशेष करके खास तौर पे आपको जो डीएलएड विषय के प्रश्न है इस पर ध्यान आकर्षित करना है। आगे हम लोग देखेंगे 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। तो ये जो कथन दिए गए इनमें एक से ज़्यादा कथन भी सही हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो बच्चे की जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो बिल्कुल गलत। निष्क्रिय प्राप्त करता की बात सक्रिय प्राप्त करता रहता तो सही हो जाता। निष्क्रियता की, जो बच्चे की निष्क्रियता, जब वर्ग कक्ष होता है उसमें बच्चे की भी सक्रियता जरूरी है और शिक्षक की भी सक्रियता जरूरी है। निष्क्रिय की बात जैसे ही होगी तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता, बिल्कुल सही। ये जो है बच्चे जो है वो समस्या समाधान करता होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता, ये भी ऑप्शन सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक, तो यानी 2, 3 और 4 तीनों सही हो जाएंगे। बच्चे समस्या समाधान करता भी हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं, तो तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब एक ऑप्शन जो है इसमें गलत है, बाकी जो है वो सही है। तो कौन से गलत हैं तो उसको देखेंगे। निगेटिव ऑप्शन इसमें आपको ढूंढना है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब एक के अलावा सारे जो है वो पॉजिटिव ऑप्शन होंगे, तो एक निगेटिव ऑप्शन को यहाँ आपको खोजना है। तो निगेटिव ऑप्शन कौन सा है। तो बुद्धि प्रक्रम सक्रिय का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विविध तरीके से सीखने का आकलन भी किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा
ये ए नंबर ऑप्शन बुद्धि प्रक्रम, यही सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि प्रक्रम। ठीक है, संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता, तो सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 102 नंबर को। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता। जो एक कोई 16 वर्ष का बच्चा है वो बुद्धि लब्धि परीक्षण में जो है 75 अंक ही प्राप्त कर पाता, उसकी मानसिक आयु कितनी है? तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? अगर 16 वर्षीय बच्चा है और 75 अंक ही प्राप्त कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है। निर्योग्यता जो है, सीखने संबंधी निर्योग्यता उन बच्चे में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में से संबंध रखते हैं। तो सीखने संबंधी निर्योग्यता जो है ग्रामीण क्षेत्र, ऐसी बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उतना ही सीख सकते हैं जितना कि शहरी क्षेत्र के। तो ये निगेटिव ऑप्शन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? उन बच्चों में पाई जाने वाली विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के माता पिता सीखने की निर्योग्यता से, यानी मंद बुद्धि के अगर माता पिता होंगे तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि उनके बच्चे भी मंद बुद्धि के इस तरह के हो सकते हैं। तो सही उत्तर इसका बी नंबर ही होगा मेरे अनुसार। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक में निर्योग्यता पाई जाएगी। अगर पैतृक अभिभावक माता पिता में निर्योग्यता पाई जाएगी सीखने की, तो अधिकांशतः चांस है कि उसके बच्चे में भी सीखने की निर्योग्यता पाई जाएगी। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो लड़के और लड़कियों दोनों में सीखने की योग्यता लगभग समान ही होती है। तुलनात्मक बात नहीं कर सकते हम लोग लड़की और लड़का में, ठीक है, दोनों में समान ही योग्यता होती है सीखने के। तो सही उत्तर हो जाएगी, उन बच्चे में सीखने की निर्योग्यता होती है जिनके माता पिता में होती है। यानी अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो चांस रहता है कि उसके बच्चे भी मंद बुद्धि के हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो 104 नंबर का सही उत्तर देखते हैं हम लोग, क्या होगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति। क्या कहता है फिर से प्रश्न को? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों के निम्नलिखित योग्यता, यहाँ शिक्षकों की योग्यता पूछा जाता है कि शिक्षकों की योग्यता क्या होनी चाहिए। परीक्षण करने की प्रविधि, स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव, दुश्चिंता, स्वयं के सरोकार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यही, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। तो किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो दुश्चिंता और स्वयं का सरोकार। बचपन में किए अपराधों के प्रति डर का भाव बिल्कुल ही नहीं होगा, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार सही उत्तर यही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार निरंतर मिलता रहे। तो हम लोग 106 नंबर का ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रश्न फिर से मैं पढ़ देता हूँ, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है।
तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को क्या होता है, तो इसके लिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, डिसग्राफिया। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, डिसग्राफिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिक पुनर्बलन। अनुवांशिक पुनर्बलन, अनुवांशिक पुनर्बलन क्या है? तो अनुवांशिक पुनर्बलन जो है वो पशुओं के प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, गलत हो जाएगा। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जो अनुवांशिक नहीं सॉरी आंशिक पुनर्बलन जो है, आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, गलत हो जाएगा। वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन, जो सतत जो निरंतर चलती है पुनर्बलन, उसकी अपेक्षा जो आंशिक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका, श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि कि उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सहयोगात्मक, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो ये सही ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानिका जो गणित की शिक्षिका है, मानिका एक गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करता है कि, मोनिका की जो यह प्रवृत्ति है यह प्रदर्शित करता है कि, क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन कहता है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, गलत है। इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि विधि के सवालों की राधिका सवालों का जवाब देने योग्य नहीं है, गलत है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा संघर्ष, थोड़ा घबरा गई है, यह भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहन के पक्ष में लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 को। प्रश्न संख्या 110 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। इसमें से एक ऑप्शन के अलावा बाकी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। विद्यार्थियों की त्रुटि, तो ये गलत हो जाएगा, सही उत्तर यही होगा। ये विद्यार्थियों के अधिगम शैलियाँ, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमताएं, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता, ये तीनों जो है वो सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण। तो ये निगेटिव ऑप्शन है, तो सही इसका हो जाएगा पृथक्करण। पृथक्करण ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन अब हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कहता है,
ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन दिया गया है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो वो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, दौड़ना, फुदकना नहीं है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। सही उत्तर हो जाएगा लिखना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान उपागम विशेष चिन्ह है। तो सही उत्तर हो जाएगा समस्या कथन में, समस्या जो वो कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे के द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होता है। बिल्कुल गलत, निगेटिव बात है ये। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही उत्तर यही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों सुधारने योग्य नहीं है, अगर शिक्षक सभी बच्चों के त्रुटि को सुधार नहीं सकता है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। शिक्षा की व्यवस्था क्या है? असफल मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपनी निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं दोस्तों वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, जो पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करेगा तो डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्यार्थियों समय चयन करते विद्यार्थियों का समावेशन, यहाँ समावेशन जरूर है। विद्यार्थियों का समावेशन यानी डी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा परिवार। सबसे पहले नर्सरी कक्षा में मेरा परिवार ये जो है शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय वस्तु मेरा परिवार, क्योंकि मेरे परिवार से सभी बच्चे जो है अपने अपने परिवार से जुड़े होते हैं। तो इसमें उसको काफ़ी आनंद आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो मेरा परिवार जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास जो है कार्य परिहार, अभिविन्यास, नैपुण्यता, अभिविन्यास, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। तो मेरे अनुसार निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास यही सही उत्तर हो जाएगा।
निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर का चयन किया जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो पहला कहता है 119 का पहला कहता है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, तो ये गलत हो जाएगा। मुक्त खेल के लिए समय देने, गलत हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ये भी गलत। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जब विद्यार्थी स्वयं से कार्य करने की बात जैसे आएगी तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की अपेक्षा करने, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, जो शिक्षक की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ योजना बनाने की गतिविधि में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है, तो डी नंबर का था विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करने की जहाँ बात होगी तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को दोस्तों ये जो बड़े बड़े ऑप्शन वाले प्रश्न हैं उसके ऑप्शन से आपको छांटना है, जो आपको पॉजिटिव ऑप्शन लगेंगे, जो सकारात्मक विकल्प होंगे उसी विकल्प के साथ हमेशा आपको जाना है। ध्यान रखना है कि आपको निगेटिव विकल्प के साथ बिल्कुल ही नहीं जाना है। जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव विकल्प है, सीखने की बात, सीखे गए चीज़ का प्रयोग करने की बात जो विकल्प कहेगा डीएलएड विषय में आपको अक्सर उसी के साथ जाना है। जो बच्चे को सीखने की बात कहेगा, सक्रियता की बात करेगा, पॉजिटिविटी की बात करेगा, जो ऑप्शन आपको उसी ऑप्शन के साथ हमेशा जाना है, पॉजिटिव वाले ऑप्शन के साथ, ना कि निगेटिव वाले ऑप्शन के साथ। अगर आप डीएलएड विषय में अगर निगेटिव वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आप अगर पॉजिटिव ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमेशा आपके उत्तर आप सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। जो बुद्धि लब्धि मापन है इसके जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि जो है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बुद्धि लब्धि का जन्मदाता टर्मेन को माना जाता है। बुद्धि लब्धि का जन्मदाता, जो ये सीधा सीधा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टर्मेन को बुद्धि लब्धि का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी अक्षर है उसे बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष की आयु में जो है बच्चा जो है हिंदी के अक्षर को पहचानने लगता है। जो छोटे बालक हैं वो 4 वर्ष की आयु में हिंदी के अक्षर को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ दोस्तों व्यवहार का अध्ययन है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसका अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था? मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। स्किनर महोदय ने कहा था मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर महोदय ने क्या कहा था? मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 125।
एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया क्या है। ठीक है दोस्तों, एलेक्सिया क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की अक्षमता। एलेक्सिया जो है वो क्या है, सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। वैसे बच्चे जो सीखने में अक्षम होते हैं उन्हें एलेक्सिया कहा जाता है। तो सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, एलेक्सिया कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस वीडियो में 50 डीएलएड विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में सहयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार कह दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के डीएलएड विषय के भी जो है प्रश्न उत्तर से मैं आपको अवगत करा सकूं, और जो समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न को, पूरे समुद्र को उपजना दोस्तों तो वो संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आपको करवा दिया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि मैं आपके जो ये प्रधान शिक्षक की तैयारी है उसमें मददगार साबित हो सकूं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करवाई जा सके, ताकि आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।